Hello students, how are you all? Students, in the last lecture, we discussed about characteristics of modern periodic table and we also learned how to determine the location of an element if atomic number of that element is given to us. Today we are going to study about periodic properties. तो जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया और जब इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तब हमें ये पता चलता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। द प्रॉपर्टीज which gets repeated after a regular interval of time is called periodic property। इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है, दूसरा तरीका जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टीज विच शो अ रेगुलर चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू right in a period or top to bottom in a group are called periodic properties। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का मतलब हम इससे समझ सकते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड पीरियड जो है उसके एलिमेंट्स जो है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जब इन एलिमेंट्स की आप एटॉमिक साइज देखते हो तो एटॉमिक साइज जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी होती है और धीरे धीरे जब हम इधर जाते हैं तो एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली कम होती जाती है। तो ये एटॉमिक साइज जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगी? एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है। तो यहां पर हम लेफ्ट से राइट में जब मूव कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा है? एक रेगुलर चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब एक एग्जांपल ग्रुप का ले लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। जब आप ऊपर से नीचे इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस को स्टडी करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है, ये सबसे छोटा एटम है, ये इससे बड़ा हो गया, ये इन दोनों से बड़ा हो गया, ये इन तीनों से बड़ा हो गया। तो कंटिन्यूअसली जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, रेगुलर इंक्रीज देखने को मिल रहा है टॉप टू बॉटम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो ये एग्जाम्पल हो गए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के। चलिए, अब जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो अभी हमारे सिलेबस में 5 प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है। कौन कौन सी है ये 5 प्रॉपर्टीज? देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आ जाती है एटॉमिक रेडियाई। पीरियोडिक टेबल में जब हम एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे तो हमें इनकी ये 5 प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। सबसे पहली है एटॉमिक रेडियाई, या फिर जिसको हम साथ साथ आयनिक रेडियाई भी पढ़ेंगे। सेकंड आ जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आ जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फिफ्थ इज metallic and
नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एटॉमिक रेडियाई से। एटॉमिक रेडियाई किसको बोला जाता है? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो किसी भी एटम की रेडियस को हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। तो क्या मतलब हुआ इसका? हम सपोज हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस से और इस के शेल का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मतलब हो गया इस डेफिनेशन का। अब देखो बच्चों, ये डेफिनेशन जो है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाती एटॉमिक रेडियाई की। तो क्या कारण है कि हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते किसी भी एटम की? तो इसके पीछे ये 2 लिमिटेशंस हैं। क्या क्या है ये 2 लिमिटेशंस? सबसे पहली लिमिटेशन तो ये आती है कि आप एटम्स को आइसोलेट इजीली नहीं कर पाएंगे। मतलब एटम्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड इजीली। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी टू डिटरमाइन एटॉमिक रेडियाई। डेफिनेशन तो हमने लिख दी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली एटॉमिक रेडियाई निकालने लग जाए तो ये एटॉमिक रेडियाई एग्जैक्टली नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि इसके पीछे 2 लिमिटेशंस आ जाती हैं, 2 कारण आ जाते हैं। इट इज टिपिकल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। भाई जिस भी एटम की तुम्हें एटॉमिक रेडियाई निकालनी है, उसका एक एटम अलग करना पड़ेगा। और तुमने ये पढ़ा होगा कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। तो मान लो मैं हाइड्रोजन एटम जो है उसकी रेडियस निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे हाइड्रोजन एटम को अलग करना पड़ेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? क्योंकि ये स्टेबल नहीं था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं थे, तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या कर लेता है? कंबाइन कर लेता है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है एटम को अलग करना, आइसोलेट करना, और ये एक आसान काम नहीं है। तो ये पहली ही लिमिटेशन आ गई। एटॉमिक रेडियाई निकालोगे तो एक सिंगल एटम जो है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, और सिंगल एटम जो है वो आइसोलेट करना टिपिकल है। दूसरी बात, आपने लास्ट मॉडल जो पढ़ा था एटम का 2nd चैप्टर के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जो हमने लास्ट मॉडल पढ़ा था, दैट इज क्वांटम मॉडल। अगर आपको क्वांटम मॉडल का एक पोस्टुलेट याद हो, क्वांटम मॉडल ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये कोई एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं बनाता। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और इस रीजन की, इस क्लाउड की कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। तो आप रेडियस जो है वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे? यहाँ से यहाँ तक लेंगे या फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे? तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इस वजह से भी नहीं मिल पाती, क्योंकि हम जो शेल है, जिसको हम शेल बोल रहे हैं, जिसको हम एक सर्कल के फॉर्म में दिखा रहे थे, वो एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता, बल्कि वो एक रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और इस रीजन की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। तो ये हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ा था। A shell do not have a well
defined boundary, but it is a region around the nucleus where probability of finding the electron is maximum। तो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होने की वजह से हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं बता सकते एटॉमिक रेडियस की क्या है। तो ये दो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है अगर हम किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि एक एटम को आइसोलेट करना टिपिकल काम है, तो इसीलिए हमने फिर क्या इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम एटम को आइसोलेट करेंगे ही नहीं। जो भी एटम जिस भी बाउंडेड फॉर्म में है उसी बाउंडेड फॉर्म को यूज कर लिया जाए एटम की रेडियस निकालने के लिए। तो देखिए, सिंस इट इज टिपिकल टू आइसोलेट एन एटम, so we use atoms in the bounded state and determine their atomic radii। ठीक है, तो हम बाउंडेड स्टेट में ही एटम को यूज करते हैं उसकी एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए। और यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ type of bond formed by atom, the atomic radii is of 3 types। तो भाई जिस भी एटम की आप एटॉमिक रेडियस निकाल रहे हो वो किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर, इसके बेसिस पे हमने इस एटॉमिक रेडियस के 3 कैटेगरी बना दिए। सबसे पहली कैटेगरी बना दी कोवलेंट रेडियस। क्या होती है कोवलेंट रेडियस? तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, कई एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बॉन्ड होता है इसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो आप इस मॉलिक्यूल का यूज कर सकते हो, और क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो इस वजह से यहां पर जो एटॉमिक रेडियस आएगी दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। तो जो भी मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, अगर उस मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो जो एटॉमिक रेडियस आती है उस पर्टिकुलर एटम की उसको हम कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 atoms covalently bonded to one another। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन का ही लेते हैं हम, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को। तो ये हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम हो गया, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है ये, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और एक और टर्म है इसके लिए बॉन्ड लेंथ, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। तो इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। ये डिस्टेंस हो गया 2 एटम्स के बीच में, इसका हाफ कर दो। तो हाफ करने के बाद जो डिस्टेंस आता है दैट इज कोवलेंट रेडियस। तो हाफ करने के बाद डिस्टेंस कितना आया, ये आ गया, इसको हम बोलेंगे दिस इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 74 पिकोमीटर। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 मॉलिक्यूल
74 पिकोमीटर होती है, तो कोवलेंट रेडियाई क्या हो जाएगी हाइड्रोजन एटम की, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ, दैट इज 1/2 इंटू 74, आंसर आ गया 37 पिकोमीटर। तो ये डिस्टेंस 37 और ये डिस्टेंस जो है ये भी 37 पिकोमीटर है, और इसी को हम बोल रहे हैं कोवलेंट रेडियाई। तो ये मतलब हो गया इस कोवलेंट रेडियाई का। तो जिस भी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड बनता है उस मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो तो आपको एक एटम की रेडियस मिल जाती है, और इसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल से हमने निकाली है। ऐसा ही एक और एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल। तो मान लो आपको क्लोरीन की एटॉमिक रेडियाई निकालनी है। अब क्लोरीन जो है वो क्या करता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो 2 क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको शेयर कर लेते हैं, और शेयर करके क्या बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो इस कोवलेंट बॉन्ड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्लोरीन का एटम हो गया और ये दूसरा क्लोरीन का एटम हो गया, इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ये जो डिस्टेंस है ये हो गया इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना होगा। तो हाफ करने के बाद तुम्हारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम। तो जब प्रैक्टिकली ये देखा गया तो क्लोरीन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है 198 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, दिस इज 198 पिकोमीटर। तो कोवलेंट रेडियाई आर कोवलेंट जिसको हम बोल रहे हैं ये क्या हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 198, तो 99 पिकोमीटर। तो इसका मतलब क्लोरीन जो है उसकी कोवलेंट रेडियाई 99 पिकोमीटर होती है इन द Cl2 मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गई कोवलेंट रेडियाई। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप इज मेटालिक रेडियाई। तो जो एटम्स मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, जब इनकी मेटालिक फॉर्म को आप स्टडी करते हो तो ये मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं, और जब आप मेटल मेटल बॉन्ड का यूज़ करते हो तो ये रेडियस जो आएगी दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियाई या मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स bonded together by a metal bond। तो हमने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, इस लोहे के पीस में 2 एटम्स थे आयरन के। तो ये दोनों एटम्स जो हैं इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये हो गया इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब तुम्हें क्या करना है, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेना है। तो हाफ लोगे तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा दिस इज़ योर मेटालिक रेडियाई, और आर मेटालिक से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मतलब है इस डेफिनेशन का, किसी भी मेटल के अंदर 2 एटम्स जो आपस में मेटल मेटल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगी आर मेटालिक। तो इट इज़ हाफ ऑफ the distance of metal bond, so this is R metallic। तो जो भी आपका मेटल है उसके मेटल मेटल बॉन्ड का डिस्टेंस अलग अलग होता है, तो आपको उसका जस्ट हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो रेडियस आती है उसको हम आर मेटालिक से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब हो जाता है मेटालिक रेडियाई। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी है वेंडरवॉल रेडियाई। वेंडरवॉल रेडियाई जो है वो क्या होती है, तो देखो बच्चों यहाँ पर
it is half of the distance between two atoms, two adjacent atoms of neighboring molecules is called van der Waal radii. क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर वैन डर वाल से, और इसका मतलब होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो अलग अलग गैसेस के. तो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं. ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नेबरिंग पोजीशन पर हैं, बगल में हैं. तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ये जो एटम हैं जो एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और जो पास हैं, इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस लेना है आपको. तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इसकी बात हो रही है. तो ये दोनों एटम्स जो है इनके बीच में कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो इसीलिए इनको बोला गया नॉन बॉन्डेड एटम्स. और ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं, तो इनको बोला गया एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स. तो दो नॉन बॉन्डेड एटम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसका हाफ अगर आप करते हो तो ये कहलाती है वैन डर वाल रेडियाई. ये मतलब है इस डेफिनेशन का. तो इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियाई. ये वैन डर वाल रेडियाई जो है वो कहाँ यूज होती है? तो देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. जो नोबल गैसेस होती हैं, ये नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती. तो जैसे कि हीलियम गैस है. अब हीलियम गैस का अगर मुझे एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो ये तो मॉलिक्यूल बना रही, तो मॉलिक्यूल नहीं बना रही तो मैं कोवलेंट या मेटालिक रेडियाई उसकी तरह तो निकाल नहीं सकता. तो अब हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस का और इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालते हैं इसकी तरह, और ये जो डिस्टेंस आया इसका हाफ कर देते हैं. तो हाफ करने के बाद जो रेडियाई आती है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियाई. तो ये एग्जाम्पल हो गया एक एटम का. यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पर एटम है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मॉलिक्यूल का. तो मॉलिक्यूल का ये एग्जाम्पल अभी मैंने जो लिया था, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया. फ्लोरीन गैस है. फ्लोरीन गैस के ये जो दो एटम्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस का अगर हम हाफ लेते हैं तो ये वैन डर वाल रेडियाई कहलाता है फ्लोरीन की. तो ये एग्जाम्पल हो गया एटम का और ये हो गया मॉलिक्यूल का. तो इस तरीके से हम वैन डर वाल रेडियाई कैलकुलेट करते हैं नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ करके. तो ये हो जाती है हमारी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई. अब देखो बच्चों, एटॉमिक रेडियाई को जब हम स्टडी करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन देखेंगे तो वो एटॉमिक रेडियाई इन फैक्टर्स पे आपको डिपेंड करती हुई मिल जाएगी. तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई. किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियाई? सबसे पहला फैक्टर तो है साइज ऑफ शेल. तुम्हारा जो सबसे बाहर वाला शेल है वो साइज में कैसा है? तो देखो, के शेल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होता है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा छोटा है. एल शेल जो होता है वो के के बाद में आता है, तो इसकी साइज़ जो है वो के से बड़ी होती है. एम शेल जो होता है ये साइज़ में के और एल दोनों से बड़ा होता है. तो जैसे जैसे आप के एल एम एन नीचे की तरफ जाते हैं, हायर अल्फ़ाबेट की तरफ जाते हैं, तो ये शेल जो है वो कंटिन्यूअसली
साइज में बड़े होते जाते हैं। तो अगर तुम्हारा एटम कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन भरा गया है वो किसी बड़े शेल में भरा गया है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एटम की साइज बढ़ जाएगी। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एटॉमिक साइज को। लार्जर इज द शेल या वैलेंस शेल टू विच इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ग्रेटर इज द एटॉमिक साइज। तो यही फैक्टर हम यहाँ पर लिखते हैं। लार्जर इज द साइज ऑफ shell to which last electron is added, more is the atomic radii। अब देखो इस चीज का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और लिथियम, ये दो एटम हम लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और कन्फिगरेशन जो है वो क्या लिखा जाएगा, के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, LMNN जो है वो तो खाली पड़े है ही नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में। तो इसका एटम जब बनाओगे तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर, ये हो गया एटम, हाइड्रोजन एटम। अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 1। अब इसके दो इलेक्ट्रॉन तो है के शेल में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन M में भरा हुआ है और ये सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है। तो एटम जो है उसकी रेडियस अगर आप देखोगे तो आप सेंटर से लेके सबसे बाहर वाले शेल की बात करेंगे। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हो गए, ये के शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाद में ये शेल भी आ गया L शेल, जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्योंकि एक नया शेल आ गया जो कि साइज में बड़ा है, इस वजह से हाइड्रोजन का एटम साइज में छोटा होता है लेकिन लिथियम का एटम साइज में बड़ा होता है। तो कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा कि एटम की साइज छोटी होगी या बड़ी होगी। तो ये पहला फैक्टर है जो एटॉमिक साइज को इफेक्ट करता है। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, द फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स exerted by the nucleus on the electrons present in an atom is called nuclear charge। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 2 तरह की वेरिएशन दिखाता है एटॉमिक रेडियाई में। जनरली ये होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज जब कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले तो ये 2 ही पॉइंट लिख लेते हैं। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज and hence atomic radii decrease। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा पास आ जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, और एटम जो है वो साइज में छोटा हो जाएगा। तो इस बात को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हम बढ़ाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं इसी फोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स आप ऐड करोगे न्यूक्लियस के अंदर उतना ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पावरफुली अट्रैक्ट होंगे, और जितना ज़्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे
उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस के पास जाएंगे। तो इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाएगी। अब देखो, हमें दो तरह के वेरिएशन देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर चार्ज की वजह से पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्या क्या है ये वेरिएशन, यहाँ पर हम देखते हैं। पहला है अलोंग पीरियड। तो व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the atomic number increase. As a result, the number of protons in the nucleus increase and nuclear charge increase. Also, the electrons are filled in the same shell. Hence, there is a decrease in atomic radii. देखो बच्चों, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का। सेकंड पीरियड की शुरुआत होती है लिथियम से, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम से शुरुआत करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हम अभी फ्लोरीन या ऑक्सीजन जो है यहां तक देखते हैं। प्रॉपर्टी है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, अब जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स कहाँ ऐड होते हैं, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होते हैं, शेल में। अब देखो इसका कन्फिगरेशन लिख के देखते हैं इन एलिमेंट्स का, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस शेल में ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे टेबल बना लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन 4 एलिमेंट्स की साइज देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर लिखो यहाँ पे और कन्फिगरेशन लिखो यहाँ पे। तो कन्फिगरेशन में KLM ऐसे शेल लिखेंगे। अब देखो एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2 और 1। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, L शेल में। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 4 और इसका कन्फिगरेशन हो गया 2 और 2। इसके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, L शेल में। बोरॉन देखिए 5, कन्फिगरेशन हो गया 2 और 3। तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन L शेल में। कार्बन का 6, कन्फिगरेशन 2 और 4। तो एक ही शेल है लास्ट वाला जिसमें कंटिन्यूअसली तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एक शेल जो होता है उसकी साइज जो है वो फिक्स है। K शेल की साइज फिक्स है, L शेल की साइज फिक्स है, M शेल की साइज फिक्स है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम्स के एक ही शेल में भरे जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ नहीं रही शेल की, और उसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे हो और साथ साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ा रहे हो। न्यूक्लियस में प्रोटॉन डालने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पावरफुली अट्रैक्ट होगा। तो लिथियम से ज़्यादा स्ट्रांगली बेरिलियम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, बेरिलियम से ज़्यादा स्ट्रांगली बोरॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, और बोरॉन से ज़्यादा स्ट्रांगली कार्बन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाते हैं और एटॉमिक की रेडियस जो है वो घट जाती है।
ये ज़्यादा छोटा एटम है इससे, ये ज़्यादा छोटा है इससे, और ये ज़्यादा छोटा है इससे। तो इन सब में से सबसे बड़ा एटम अगर कोई देखे तो कौन सा हो जाएगा? लिथियम इज द लार्जेस्ट एटम ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। तो अब आपको आई होप ये रीजन समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करा देता हूं। अगर आपको कभी भी एटॉमिक रेडियाई जो है उसका ट्रेंड पूछा जाए कि भाई ये 4 एलिमेंट है, बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो आपका सबसे पहला काम है कन्फिगरेशन लिखना। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट and identify the last shell, full stop. If all the atoms have same valence shell, मतलब सबका लास्ट शेल जो है वो सेम है, then the element having greater atomic number is smaller in size. एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको समझाया वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा एटम कार्बन, इससे बड़ा एटम बोरॉन, इससे बड़ा एटम बेरिलियम, और इससे बड़ा एटम लिथियम। ये ऑर्डर आ गया। रीज़न, सबका लास्ट शेल जो है वो वैलेंस शेल क्या था? एल शेल, इस वजह से। अब देखो सेकंड पॉइंट, ये तो था वेरिएशन अलोंग द पीरियड। अब देखते हैं वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक नया शेल ऐड कर देते हैं, और नया शेल अगर ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। तो वेरिएशन अलोंग ग्रुप। सो व्हेन we move from top to bottom, then a new shell is added to the atom, which increase the distance from the nucleus, and hence the atomic radii increase. देखो इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये 3 एटम लेते हैं। इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11। कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है के शेल में। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इसमें जाएंगे, 1 इसमें जाएगा। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2, 8 और 1। अब देखो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में जा रहा है? ये के शेल में गया, ये एल शेल में, और ये एम शेल में। अब अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेगा, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। लेकिन जिस शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो शेल साइज में बड़ा होता जा रहा है। तो अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं इस चीज़ को तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई हाइड्रोजन जो था इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था जो के शेल में था। लेकिन जब हम लिथियम पे गए तो हमने प्रोटॉन्स तो बढ़ाए, प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन हमने शेल भी तो बड़ा कर दिया जिस शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, सबसे बाहर वाला। तो अब प्रोटॉन के बढ़ने से जो चार्ज बढ़ा था उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ये नया शेल ऐड होने से इस एटम के ऊपर पड़ेगा। तो क्योंकि आप एक बड़ा शेल ऐड कर देते हो इस वजह से एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इसको कम करने की कोशिश करेगा भी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं आ सकता, इस शेल के अंदर रहेगा तो इससे पीछे ही। तो इस वजह से एटॉमिक रेडियाई इसके मुकाबले बढ़ जाती है। सोडियम में एक और शेल ऐड कर दिया तुमने, 11 प्रोटॉन्स थे तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर,
तो 11 प्रोटॉन्स होंगे तो भाई न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन आप के शेल जो है उसकी जगह एल शेल को नहीं ला सकते और एल की जगह एम को नहीं ला सकते, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से और भी ज़्यादा दूर चला गया। इस वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या देखने को मिल रही है, हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो, और इस एग्जाम्पल को लिखने के बाद ये एक पॉइंट नोट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना आप, और ये एग्जाम्पल नोट करने के बाद ये लिखना है राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration and note that if the atomic number increases and the principal shell also increases, प्रिंसिपल शेल से ज़्यादा बेटर है यहाँ वैलेंस शेल लिखना, वैलेंस शेल ऑल्सो इंक्रीजेस देन द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ। चलो बच्चों, अब इन दोनों पॉइंट्स का हम यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन दिया गया, आपको अरेंज करना है इन गिवन एलिमेंट्स को in the increasing order of their atomic radii। क्वेश्चन है, arrange the given elements in the increasing order of their atomic radii। कौन कौन से एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं, लिथियम दे दिया, बोरॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ये एलिमेंट्स जो है वो हमें गिवन है, और हमें इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। तो देखो, हमारा सबसे पहला काम है, इसको कैल्शियम कर लो। सबसे पहला काम होता है हमारा, हम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 8, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। अब देखो, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इनको आप टेबुलर फॉर्म में बना लो इस तरीके से, लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3, 5, 8, 11, 19, 20। सबसे छोटा एटम कौन सा होगा वहाँ से शुरू करेंगे, और लास्ट में सबसे बड़े एटम से शुरू करेंगे, और लास्ट में सबसे छोटे एटम को हमें अरेंज करना है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लिखेंगे 2 और 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एल शेल में। बोरॉन का 2 और 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एल शेल में। ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एल शेल में। सोडियम जो है वो 2, 8, 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एम शेल में। पोटेशियम इज 2, 8, 8, 1, तो एन शेल के अंदर गया पोटेशियम का। कैल्शियम 2, 8, 8, 2। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए थे, जिन एलिमेंट्स का वैलेंस शेल सेम है, तो जैसे इन 2 की बात करते हैं, इनका शेल जो है वो सबसे साइज में क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो जिन एलिमेंट्स का शेल सेम होता है, अब उसके अंदर एटॉमिक नंबर देखा जाता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा तो साइज़ घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम और पोटेशियम जिन दोनों का आउटर मोस्ट शेल सेम है, इसमें से कैल्शियम में ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो कैल्शियम जो है वो साइज़ में क्या रहेगा, छोटा रहेगा,
पोटेशियम से। अब देखो इन दोनों का डिसाइड हो गया ऑर्डर। पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो इन बाकी चारों से सबसे ज़्यादा बड़े होंगे साइज में। तो अब हम बात करते हैं इनकी। इन चारों में से नेक्स्ट नंबर पे कौन आएगा? ये बड़ा है क्योंकि एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा गया है। तो कैल्शियम से छोटा जो है वो कौन सा एलिमेंट हो गया? सोडियम, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है वो साइज में एन शेल से छोटा है। अब बात करते हैं इन तीनों की। अब इन तीनों में से बताओ साइज में बड़ा कौन सा होगा? तो अभी आपको मैंने बताया था अगर शेल सेम हो, आपका शेल सेम हो, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो साइज में छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगता है उसमें। तो ऑक्सीजन जो है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा प्रोटॉन्स भी हैं, तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो सबसे छोटा हो गया ऑक्सीजन, इससे बड़ा कौन हो गया? बोरॉन, इससे बड़ा कौन हो गया? लिथियम, और लिथियम से बड़ा हो गया सोडियम। तो ये ऑर्डर आ गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड राइट नाउ। तो ये ऑर्डर रहेगा, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नीट में और आईआईटी के पेपर के अंदर बहुत मिल जाएंगे, जिसमें आपको उनको सही ऑर्डर में अरेंज करना होगा। क्वेश्चन दिया जाएगा अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको इसी तरीके से सबसे पहले तो उनका कन्फिगरेशन लिखना है। कन्फिगरेशन लिखने के बाद में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका शेल बड़ा है, किसका शेल साइज में छोटा है, और फिर उसके बाद में आप इस तरीके से ये ऑर्डर बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।